नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में। मैं हूं रेणु यादव। कमलनाथ मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली दरबार में मंथन जारी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज फिर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। इसके पहले कल राहुल गांधी से दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि कमलनाथ मंत्रिमंडल का गठन 25 दिसंबर को हो सकता है। इधर बीजेपी में अब हार के बाद घमासान शुरू हो चुका है, तो वहीं समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह चौहान पर जमकर सवाल उठाए गए। हार के लिए किसानों की नाराजगी की वजह बताया गया और इसके साथ ही बीजेपी सभी मोर्चों की संभागीय स्तर की बैठक कर रही है, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं कर्ज माफी के बाद किसान फिर सड़कों पर हैं। अन्नदाता अब यूरिया के लिए भटक रहे हैं, लेकिन इसके लिए दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन की वजह से यूरिया का संकट पैदा हुआ है। यूरिया की कालाबाजारी के भी आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं महू की बात करेंगे, जहां पर वन विभाग में तैनात एसडीओ केएन सक्सेना के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की है। 4 लाख कैश, सोने चांदी के जेवरात, 2 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं। कार्रवाई जारी है। सूबे में सर्दी का सितम भी जारी है। कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और कई स्कूलों के समय में बदलाव भी कर दिया गया है। चलिए महू की बात करेंगे, जहां पर वन विभाग में तैनात एसडीओ आरएन सक्सेना के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। कार्रवाई अभी भी जारी है। भंवर कुआं के पास स्थित घर पर छापा मारा गया। एसडीओ की तलाश में हॉस्टल पर भी छापा मारा गया। 4 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। सोने चांदी के जेवरात मिले हैं और सक्सेना के पास 2 लग्जरी गाड़ियां भी हैं, 2 हॉस्टल भी हैं। और सुबह 5 बजे लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था अचानक से घर में, लेकिन यहाँ पर केएन सक्सेना नहीं मिले हैं। हॉस्टल में भी छापेमार कार्रवाई की। ऐसा अंदेशा था कि शायद हॉस्टल में वो छुपे हैं, लेकिन हॉस्टल में भी वो नहीं मिले हैं। तो वहीं घर से 4 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। सक्सेना के पास 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। सुबह 5 बजे से लोकायुक्त की टीम कागजात खंगालने में लगी है और साथ ही 2 हॉस्टलों में भी छापामार कार्रवाई चल रही है। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अरुण लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, एसडीओ की तलाश में हॉस्टल पर भी छापा मारा गया, कोई जानकारी मिल पाई उनकी, कहां है? देखिए, लोकायुक्त की 40 सदस्यों की टीम ने आज सुबह 5:30 बजे एक आरएन सक्सेना इनके निवास पर छापा मारा और करीब 5 जगहों पर एक छापे की कार्रवाई जारी है, जिसमें अभी तक 4 लाख रुपए नगद, 2 उनके जो हॉस्टल्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स, उनकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात मिले हैं और बेनामी संपत्ति के जो दस्तावेज मिले हैं। इन्होंने कई जगह बेनामी संपत्ति भी दूसरों के नाम से खरीद रखी है, उसके दस्तावेज भी यहाँ पर मिले हैं। उनके 2 बेटे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और सक्सेना 1 महीने बाद ही रिटायर्ड होने वाले थे। रिटायरमेंट के वो करीबी थे, 1 महीने बाद उनका रिटायरमेंट था। उससे पहले ये छापेमार कार्रवाई की गई है। बेहिसाब संपत्ति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 5 जगहों पर अभी ये छापे की कार्रवाई इंदौर में चल रही है। महू में पदस्थ थे, वन विभाग में एसडीओ के पद पर ये पदस्थ थे और काफ़ी लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थ होने की वजह से इनकी शिकायतें भी कई महीनों से की जा रही थी, जिसके बाद ये छापे की कार्रवाई की गई है। और ये छापा मैं आपको दिखाऊंगी, जो घर है इनका, यहाँ पर छापे की कार्रवाई अभी चल रही है। जो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल हैं उन पर भी ये छापे की कार्रवाई है। एक आसाराम बापू चौराहा है, वहाँ पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी 3 जगह और कार्रवाई चल रही है। तो छापे की कार्रवाई जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति उजागर होने की उम्मीद है। और अभी तक कुछ मिला है उसमें बैंक की पासबुक भी है, कुछ लॉकर्स के कागजात भी हैं, तो उनको भी बाद में खंगाला जाएगा और ये जो आंकड़ा है जो करोड़ों में पहुंचने की उम्मीद है। जी अरुण, साथ ही यहाँ पर एसडीओ भी गायब हैं। हॉस्टल में भी छापेमार कार्रवाई की गई है, ढूंढने की कोशिश की गई है। कोई पता लग पाया है? परिजनों का कुछ कहना है कि एसडीओ साहब कहाँ हैं?
जी वो मिल चुके हैं, अब वो घर में उनको लाया गया है, उनसे भी अभी पूछताछ की जा रही है और वो अपने घर में अब आ चुके हैं और जो कार्रवाई है वो जारी है। हम आपको बता दें कि वो सुबह से पुलिस उनको तलाश में थी, लेकिन वो अपने घर में ऊपर जो छत थी उस पर वो मिल गए हैं और अब वो भी अपने घर में मौजूद हैं। और अब जो सोने चांदी के जो जेवरात मिले हैं उनकी गिनती और उनकी तौलाई की जा रही है कि भारी मात्रा में ये सोने और चांदी के जेवरात हैं, जिनकी तौलाई करने के बाद और उनकी गणना के बाद तय हो पाएगा कि कितनी कीमत के ये जेवरात हैं। इसके अलावा बैंक की पासबुक भी मिली है और बैंक में लॉकर्स के कागजात भी मिले हैं। कई जगह इनकी जो संपत्तियां हैं, जमीन के कागजात हैं, वो भी मिले हुए हैं। वो भी इनके कई लड़कों के नाम पर हैं और कई रिश्तेदारों के नाम पर हैं। उनकी छानबीन भी अब लोकायुक्त की पुलिस कर रही है और छापे की कार्रवाई आज शाम तक जारी रहने की उम्मीद है। तो उसके बाद ही सही आंकड़ा पता लग पाएगा और हालांकि बताया जा रहा है कि इनकी जो संपत्ति है वो करोड़ों में पहुंचने की उम्मीद है। जी साथ ही अरुण, इनका पूरा नाम क्या है और ये जो अवैध संपत्ति का खुलासा हो रहा है, क्या कोई व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है इनसे? सबसे पहले इनका पूरा नाम बताएं। इनका नाम RN सक्सेना है और SDO महू में वन विभाग में पदस्थ हैं और इनके 2 बेटे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और जो इनका घर है ये भंवर कुआं है जो इंदौर में, वहाँ पर इनका घर है। और जो भंवर कुआं है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के हॉस्टल्स हैं और यही कारण है कि इन्होंने भी अपने 2 हॉस्टल, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल बना रखे थे जिनको ये संचालित कर रहे थे इस नौकरी के अलावा। जी बिल्कुल। और सुबह से लेकर अभी तक कितनी संपत्ति का खुलासा हो चुका है अरुण? देखिए मैंने बताया कि अभी तक 4 लाख रुपए नगद मिले हैं, बड़ी संख्या में सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, 2 लग्जरी गाड़ियां मिली हैं, बेनामी संपत्ति के कागजात मिले हैं, बैंक के जो अकाउंट्स हैं वो भी मिले हैं, बैंक की पासबुक मिली है और लॉकर्स की जानकारी मिली है, जिसको अब खंगाला जाएगा। उसके बाद सही संपत्ति का खुलासा हो पाएगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी ये बघेल साहब हैं DSP जो अभी यहाँ से निकल कर आए हैं। बघेल साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी बघेल साहब, जी बघेल साहब आप बता दीजिए कितनी संपत्ति मिली है? अभी इनके जो है आय से अधिक संपत्ति के संबंध में प्रकरण कायम हुआ था। इसमें इनके 5 जगहों पे छापे की कार्रवाई चल रही है। उसमें 9 कृष्णोदय नगर खंडवा रोड पे, 25C सर्वानंद नगर पे एक गर्ल्स हॉस्टल मिला है, 9C सर्वानंद नगर पे जो है एक इनका घर है, 162 पिपलिया राव में जो है इनका एक बॉयज़ हॉस्टल है और ये 34/8 जहाँ पर ये इनका निवास है, इस पे अभी जो है कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ये कार्रवाई कब तक चलेगी, कितनी संपत्ति की उम्मीद है? अब ये तो क्या दस्तावेज प्राप्त होते हैं, अभी सर्च की कार्रवाई शुरू ही की है अभी हमने, तो अभी प्राथमिक तौर पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी लगभग जो कैश 3 लाख से अधिक की राशि जो है वो मिली है और बाकी दस्तावेज देख रहे हैं। बैंक, यूनियन बैंक में शायद एक लाकर होना भी ज्ञात हुआ है, तो वो सब चीज़ें अभी शुरुआती तौर पे कुछ भी अभी ज़्यादा कुछ कह पाना संभव नहीं है। जैसे भी जो भी बात होगी तो वो आपको सब अपडेट कराई जाएगी। अच्छा, इनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? अभी रिटायरमेंट बिल्कुल करीब था। अभी इनका जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। कट पिट के जो है इनको जो जहाँ भी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से 60,000 के आसपास कुछ बन रही है इनकी तनख्वाह। और कुछ दस्तावेज मिले बेनामी संपत्ति के? इनकी मोस्टली संपत्ति तो बेनामी ही थी। अभी वही दस्तावेज हम लोग सब देख रहे हैं। जो भी दस्तावेज मिलेंगे तो शाम तक आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। तो इतने लोकायुक्त के DSP थे बघेल, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि कितनी संपत्ति अभी तक मिली। हालांकि इनका कहना है कि जो बेनामी संपत्ति उसके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद सही आंकड़ा शाम तक पता लग पाएगा। जी बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सुना आपने यहाँ पर, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कितने की संपत्ति का खुलासा होगा। प्रदेश में खाद के बाद बिजली की किल्लत खड़ी हो सकती है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों को चलाने के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है और ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली संकट खड़ा होने के आसार बन गए हैं। बीजेपी इसके पीछे कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने खाद के बाद बिजली के लिए जरूरी कोयला नहीं मिलने पर केंद्र सरकार पर भेदभाव की राजनीति का आरोप लगाया है। रबी सीजन में बिजली की मांग 13,000 मेगावाट के आसपास आ रही है और इसकी लगातार आपूर्ति का दावा भी बिजली कंपनियां कर रही हैं। लेकिन यदि थर्मल पावर प्लांटों को कोयला नहीं मिल पाता है तो ये तय है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बड़ा बिजली संकट खड़ा हो जाएगा।
लटकना शुरू हो गई। किसानों को बड़े बड़े बिजली के बिल दे दिए, नोटिस देना शुरू कर दिए। तो बिजली, यूरिया जिस तरह, और दूसरे जहाँ पर उनने कहा था कि हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ी करेंगे, उसमें भी किसानों के साथ। तो अभी तो किसानों का कर्ज माफ़ी का तोहफा ठीक से पहुंचा नहीं था ज़मीन पे। इसके पहले यूरिया का काम, यूरिया की क्राइसिस पैदा कर दी है और बिजली की कट शुरू हो गई है और बिजली के नोटिस, बड़े बड़े बिल मिलना शुरू हो गए। तो कांग्रेस किसानों की एक तरह से दुश्मन के रूप में काम कर रही है। सारा की सारा केंद्र आधारित मामला है। कोयले का कोटा हो, खाद का कोटा हो, अन्न का कोटा हो, ये सारा की सारा केंद्र आधारित है। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कुत्सित चालें चल लें, कितने भी षड्यंत्र कर ले, हम इन 4 महीनों में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार वो करके दिखाएगी जिस तरह हमने किसान का कर्जा माफ़ किया वचन पत्र में। और साथ ही तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, जैसा कि रबी सीजन है, 13,000 मेगावाट की बिजली की जरूरत है। बिजली कंपनियां दावा तो कर रही हैं कि वो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी? कोयले की इतनी कमी, कैसे करेंगी पूर्ति? बिल्कुल रीनू, देखिए, एक तरफ तो हाइडल पावर प्लांट को चलाना बंद कर दिया गया है। कई जगह पर हाइडल पावर प्लांट से कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। दूसरी तरफ पूरे बिजली उत्पादन की जो जिम्मेदारी थर्मल पावर प्लांटों के पास थी, अब उन पर भी कोयले का संकट आ खड़ा हुआ है। अगले ज़्यादातर पावर प्लांटों के पास 1 से 2 दिन का कोयला बचा है और यदि ऐसे में कोयले की आपूर्ति नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बिजली संकट गहरा सकता है। पहले ही प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान है और दूसरी तरफ अब कोयले की कमी के कारण बिजली का संकट खड़े होने के आसार बन गए। और सबसे बड़ी बात है कि अब इनको लेकर भेदभाव और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो गए। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस सरकार के जो कुशासन वाला जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसको जिम्मेदार बताया है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर भेदभाव की राजनीति अपनाने का आरोप लगा रही है। लेकिन कुल मिलाकर प्रदेश में कोयले की आपूर्ति लगातार कम होती जा रही है और यदि अभी बात करें तो रबी सीजन में 13,000 मेगावाट बिजली की डिमांड निकल कर आ रही है, जिसको पूरा करना बिजली कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। और यदि कोयले की आपूर्ति नहीं होती है तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात, अनुराग? देखिए, जो पावर जनरेटिंग कंपनी है उसका कहना है कि अभी कुछ हाइडल पावर प्रोजेक्ट को भी चलाया जा रहा है और थर्मल पावर प्लांटों से जितनी उनकी क्षमता है उसके मुताबिक बिजली पैदा करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती आ रही है। कई बीते कुछ दिनों में यदि हम बात करें तो रिकॉर्ड बिजली की डिमांड निकल कर आई थी, जिसको आपूर्ति करने का दावा बिजली कंपनियों के द्वारा किया गया है। लेकिन अब मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाए। सभी थर्मल पावर प्लांट जो अपनी क्षमता के मुताबिक चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार केंद्र सरकार से भी इस बात की मांग की जा रही है कि रेक उपलब्ध कराया जाए, कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए ताकि जो पावर प्लांट है वो अपनी क्षमता के मुताबिक चल सकें। लेकिन यदि कोयले की आपूर्ति नहीं होती है तो कई इकाइयों को बंद करने की नौबत आ सकती है, जिससे बिजली संकट खड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल। और साथ ही अनुराग, यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का कुप्रबंधन है और कई सारे जैसे यूरिया खाद की भी यहाँ पर बात सामने आ रही थी। रबी का सीजन है, किसान अभी खेती करेंगे, कई फसलें पकी हुई खड़ी हुई हैं, बिजली नहीं होगी तो कैसे होगा पूरा काम? जाहिर सी बात है, किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है प्रदेश में। कैसे पूर्ति करेंगे इन चीजों की? बिल्कुल, देखिए, लगातार इसको लेकर मंथन का दौर जारी है और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भी इस बात को लेकर बात की है कि जल्द से जल्द उनको उनके जो कोटे का कोयला है उसको मुहैया कराया जाए, क्योंकि यदि बीजेपी सरकार की बात करें तो लगातार कोयले की आपूर्ति की जा रही थी। 2 से 3 दिन का कई जगह पर कोयला जरूर बचा था, लेकिन उसको लेकर लगातार राज्य सरकार केंद्र के संपर्क में थी और चुनाव के दौरान भी भरपूर कोयला मध्य प्रदेश को मिलने का काम हुआ है। लेकिन सरकार बदलते ही कोयले की आपूर्ति में कहीं ना कहीं कमी आई है और अब जाके संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राज्य सरकार हरकत में, कमलनाथ दिल्ली में लगातार वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को खाद भी उपलब्ध कराया जाए और इसके अलावा कोयले की जो कमी निकल कर आ रही है उसको भी सुनिश्चित किया जाए। तो राज्य सरकार के अधिकारी भी केंद्र के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और
देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में कितने कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होती है, क्योंकि यदि कोयले की कमी होगी तो थर्मल पावर प्लांटों से उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और इसका असर पूरे प्रदेश पर देखने को मिल सकता है। जल्द से जल्द कोयला उपलब्ध कराने की जरूरत है अनुराग, क्योंकि मात्र 1 या 2 ही दिन बचे हुए। देखना होगा कि कब तक कोयला उपलब्ध हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।